इस वक्त एक बड़ी खबर, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ वापस लौटे। राजधानी रायपुर, सुनते उनको। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। साथ ही हमारे पर्यवेक्षक जो उत्तर प्रदेश में एआईसीसी ने तैनात किए हैं, उनके साथ बैठक हुई और आज सुबह वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। बजट पूर्व सभी राज्यों से रायशुमारी की जाती है, उस परंपरा का निर्वहन किया गया और छत्तीसगढ़ से जो मैंने बात रखी वो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोरोना महामारी और भारत सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण से देश में महंगाई बढ़ी है। 14.23% महंगाई बढ़ी, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है। दूसरा 7.8% बेरोजगारी भी दर में वृद्धि हुई। तीसरा 7,50,00,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, जो गरीबी रेखा के ऊपर थे। चौथी बात, पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के दरों में 40% की वृद्धि हुई और इसके कारण से आम जनता की क्रय शक्ति में कमी आई। क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए भी मैंने सुझाव दिए। पहला सुझाव ये है कि मनरेगा के जो दर है उसे श्रम आयुक्त के जो दर है उसके बराबर किया जाना चाहिए। उससे मजदूरों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ किसानों के जो उत्पाद है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था भारत सरकार को देश भर में करे, ताकि किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ से संबंधित जो बातें हैं उसमें जो मेरा सुझाव था, मेरी मांग थी कि सबसे पहली बात यह है कि पिछले 3 सालों में 18-19, 19-20, 20-21 में केंद्रीय कर में जो केंद्र के बजट में जो प्रावधान था उसमें 13,089 करोड़ हमको नहीं मिला, हमको उसको दिया जाए। दूसरा, पिछले वर्षों में नक्सली समस्या के कारण से केंद्रीय सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ में तैनात हैं और उसमें करीब 15,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन का लगा है। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान करके उसकी पूर्ति की जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जीएसटी का है और जीएसटी में 2022 जून में जीएसटी जो हम लोगों का जो समायोजन होता है, जो उत्पादक राज्यों को जो नुकसान हो रहा है उसके समायोजन की जो तिथि है 17 जून 2022 को समाप्त हो जाएगा और 2022-23 में ही हमको 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। ऐसे में जो उत्पादक राज्य है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आयरन से संबंधित उद्योग लगे हैं, बॉक्साइट से संबंधित उद्योग लगे हैं, डोलोमाइट से संबंधित, लाइमस्टोन से संबंधित उद्योग लगे हैं, स्टील, सीमेंट और एल्युमिनियम और भी लगेंगे तो हमारे यहाँ लगेंगे। तो उद्योग लगने से राज्य को हमको कोई फायदा नहीं होगा।
तो जो उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, उसको फायदा होगा जीएसटी का। तो इसलिए या तो इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जाए या फिर ऐसे कोई स्थायी व्यवस्था की जाए जिससे इस घाटे की पूर्ति की जा सके। और इस बात के समर्थन अन्य राज्यों ने भी किया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री आए थे, वो लोग भी इस बात की उन्होंने समर्थन किया। एक और बात, पीएमजीएसवाई में जो सड़कें बनी हैं उसके संधारण की कोई व्यवस्था नहीं है। जो सड़कें पुरानी हो गई है और उसमें बहुत अब टूट फूट गए हैं, तो संधारण की व्यवस्था की जाए। इंदिरा आवास में भी मैंने मांग की कि जो 60-40 का रेशियो है उसे 75-25 किया जाए, और जहां दुर्गम स्थल है, पहाड़ है, जंगल है, इंदिरा आवास में पहले 90-10 की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को लागू किया जाए। एक और बात जो मैंने कही है कि जो अमरकंटक में आदिवासी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो खुला है, उसका एक कैंपस बस्तर में भी खोला जाए, और नेक के क्षेत्रीय कार्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में खोलने की मैंने मांग की। तो ये सारी बातें वित्त मंत्री की बैठक में मैंने कही। अब आपको लेकर के भी कुछ जी, चावल के मामले में भी मैं भूल रहा था। चावल के मामले में भी मैंने कहा कि 61 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली, लेकिन जब से एफसीआई में चावल ले रहे हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ में उसना चावल जमा किया जाता रहा। ये पहले वर्ष है जिसमें उसना चावल लेने से मना किया गया, और वित्त मंत्री जी से मैंने मांग की है कि 23 लाख मीट्रिक टन चावल, उसना चावल जमा करने की भी हमको अनुमति दी जाए। उसी प्रकार से इथेनॉल के लिए भी हमारे पास सरप्लस पेडी है, और उसका इथेनॉल बनाने की अनुमति, जैसे 2025 तक की 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है, तो उसकी भी पूर्ति हो जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही। हमें उसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल अनुमति दे दे और ध्यान से हम इथेनॉल बना सकें। इससे राज्य को भी लाभ होगा, किसानों को भी लाभ होगा, और फॉरेन करेंसी की भी बचत होगी। ये बात मैंने उनसे कही है। साथ ही जो लेबर, जो मंडी में जो लेबर काम कर रहे हैं, तो लाइक 6 रुपया कुछ पैसे हैं, उसे बढ़ा के 17 रुपया किया जाए। बारदाने के लिए भी वो 7 रुपया ही कुछ देते हैं पुराने बारदाने का, उसे 26 रुपया दिया जाए। ये मैंने मांग की। आज दिन भर टेलीविजन वालों से यही बात करता रहा मैं। उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष का बयान आया क्या यहाँ करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं विपक्ष वाले कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। कैसे? पहले के राम भगवान के खिलाफ आपत्ति बयान देने वालों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं, जैसी कार्रवाई इस तरह की बात विपक्षी कार्रवाई। मतलब अभी भी रमन सिंह जी, बृजमोहन जी कालीचरण के बयान की निंदा नहीं कर रहे हैं। मतलब ये गोडसे मुर्दाबाद नहीं कह सकते। इनके हृदय में गोडसे ही बसे हुए हैं। मजबूरी में वो महात्मा गांधी की जय बोलते हैं, और कालीचरण को इसलिए वो उसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं। खुल के बोले ना, हम कालीचरण की जो बोले हैं उसके समर्थन करते हैं। है साहब तो बोले, क्यों नहीं बोलते? घुमा फिरा क्यों बात करते हैं? गिरफ्तारी हुई, किस राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में नहीं जाती? क्या तेलंगाना की पुलिस छत्तीसगढ़ में नहीं आती? अभी जो घटना घटी, नक्सली इनकाउंटर हुआ, छत्तीसगढ़ के धरती में किसने किया? तेलंगाना पुलिस ने। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या छत्तीसगढ़ नहीं आई थी? अभी पिछले महीने की बात है। तो कौन सी सहमति लेकर आए हैं? ये बहाना ढूंढ रहे, लोगों को बरगला रहे हैं, और विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोई गलत कार्रवाई नहीं है। यदि नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में जो पुलिस आई थी, मध्य प्रदेश की पुलिस कैसे आई थी? क्यों आई थी? किससे पूछ के आई थी? क्या नरोत्तम मिश्रा जी इसका जवाब देंगे? सीधा बोले ना, कालीचरण की गिरफ्तारी कारण से उसको बहुत तकलीफ हो रही है, कसमसा गए, पीड़ा बहुत है, बोल नहीं पा रहे हैं। इसी में एक सवाल और था सर। हमने देखा है कि सभी अपराधी जो है मध्य प्रदेश से गिरफ्तार होते हैं। विकास दुबे की बात की जाए, आसाराम बापू की भी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई थी, कालीचरण की गिरफ्तारी भी मध्य प्रदेश से। क्या मानते हैं कि क्या मध्य प्रदेश अपराधियों को संरक्षण देती है?
सब भाग के वहीं कह जाते हैं, वो तो वहां के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री को बताना चाहिए। और ये बात करते हैं 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, 15 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है, कभी सुध ली, कभी गए वो, कभी राम वनगमन पर्यटन प्रपथ के निर्माण के बारे में सोचा? 15 साल रहे लेकिन कभी सोचा नहीं उन्होंने। क्या वो अपमान नहीं कर रहे थे? क्या उस पर पहले कार्रवाई होना चाहिए? मांग करें अब मेरे खिलाफ कार्रवाई करो जी। अभी वो अपराधी नहीं है क्योंकि उनकी जो वीडियो है उसकी जो फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है और उनका भी समर्थन नहीं है। सब लोग सुने हैं, एफआईआर किए हैं, वो खुद वीडियो जारी करके बोल रहे हैं पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई की है। उनको बोले ना, गांधी खिलाफ बोलने वाले समर्थन करे और गोडसे जिंदाबाद बोले, वो बोले ना वो। सर कालीचरण के जरिए क्या लग रहा है, फिर से हिंदू एजेंडे को यहाँ पर फैलाना चाह रहे हैं? देखिए, ये हिंदुत्ववादी हैं, इनको राम से कोई मतलब नहीं। राम के नाम से राम नाम जपना, पराया माल अपना। मंदिर तो बन रहा है कोर्ट के आदेश से, ये तो वहां जमीन का सौदा कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ में सारे मंदिरों को तोड़े गए, मकान तोड़े गए, वहां जो चारों कोने में जो मूर्तियां विराजित थी सबको हटा दिया गया और वहां माल बना दिए। तो उनकी निगाह संपत्ति पर है। ये राम के नाम केवल वोट लेने के लिए करते हैं, अब नोट लेने के लिए भी कर रहे हैं। पहले भी चंदा लिए, अब जमीन का सौदा करके किसान से सस्ती जमीन ले रहे हैं और ट्रस्ट को महंगे में बेच रहे हैं। तो राम नाम जपना, पराया माल अपना। ये सर एक चीज और कि जिस तरह से आप खुल करके हिंदुत्ववादियों के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी और आप बोलते हैं, दिग्विजय सिंह भी बोलते हैं, बाकी कांग्रेसी नहीं बोलते खुल करके, इसका क्या? यह क्या पता, आप ट्विटर निकाल के देख लीजिए, सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं, सारे कांग्रेसी बोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने यूपी दिल्ली दौरे से वापस लौटे हैं। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके लौटे हैं। वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका ब्यौरा दिया। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो कालीचरण की गिरफ्तारी की, राष्ट्रपिता के खिलाफ बयानबाजी के बाद उस पर अपनी बात रख रहे थे।